नमस्ते, मैं गणेश देवरुखकर नमस्ते। आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत करता हूं। आज सभी को पता है कि मलखाम कट्टा अलग विषय लेके सबके सामने आने की कोशिश कर रहा है। आज का विषय भी कुछ इसी तरह से, कुछ अलग तरह से आपके सामने कुछ सपने, कुछ आइडियलिटी रखने की कोशिश करने की एक छोटा सा प्रयास मलखाम कट्टा की टीम करने वाली है। आइडियल कंपटीशन कैसे होती है, क्या कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो अभी प्रतियोगिता होती है, जो कंपटीशन होती है, वो गलत है या गलत हो रही थी, ये हमारा मानना नहीं है। लेकिन फिर भी उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं और कैसे दृष्टिकोण होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और हमारा बहुत अच्छा लक है कि हमारे साथ जो अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं वो अपना समय दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर आदित्य केळकर। डॉक्टर आदित्य केळकर ये खुद शिव छत्रपति अवार्ड से नवाजे गए हैं। मेरे सबसे फेवरेट खिलाड़ी है अभी तक। उनका सेट मैं अभी भी नहीं भूल सकता हूँ। जो उन्होंने एलिमेंट किए हैं, वन हैंड टेडी करते थे, फ्रंट हाफ टर्न कैच करते थे, सुपर डिस्माउंट करते थे। आदित्य दादा, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। थैंक यू गणेश, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे बहुत दिन के बाद बात कर रहे हैं, तो होपफुली ये इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। यस दादा, और आप आए, अभी से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पता है आपके थैंक यू। पास बहुत लिमिटेड वक्त है, फिर भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे जल्दी खत्म करने के लिए। धन्यवाद। दूसरे जो हमारे अतिथि है वो है मीर खेड़ेकर। वो मेरा अच्छा दोस्त है। मीर खेड़ेकर, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। थैंक यू गणेश जी, आपने हमें बुलाया आपके ये कार्यक्रम में, हम आपके बहुत आभारी है। मीर खेड़ेकर के बारे में एकदम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। मीर खेड़ेकर ऋतुराज जैसे खिलाड़ियों की कोच है। अभी हम लोगों ने ऋतुराज स्पोर्ट्स एकेडमी के कंपटीशन में पार्ट सबने लिया था, सबने देखा था। उसके साथ वो बहुत ही अच्छे जिम्नास्टिक के भी कोच है। लेवल 1-2 के कोर्सेस उन्होंने किए हैं और बहुत सारी अच्छी एकेडमी वो चलाते हैं और उनके पास अच्छा विजन अनुभव है। तो मीर जी के साथ भी हमें कुछ अच्छा सीखने मिलेगा। मीर जी, धन्यवाद, आप आए हमारे साथ जुड़े। थैंक यू गणेश जी। अभी मैं ज्यादा वक्त नहीं गवाता हूँ, सीधा अपने प्रश्न के ऊपर जाता हूँ। पहला प्रश्न आदित्य जी आपको होगा। आदित्य जी, आप जब भी खेलते थे, 30-35 साल हो गए मलखाम खेल शुरुआत हुई है, तभी आपके समय में जब भी मैं छोटा था, शायद अंडर 12 अंडर 14 में था, आपके साथ खेलता था, मतलब आपके छोटे एज ग्रुप में, तभी इतने टीम्स नहीं आते थे, इतने सारे खिलाड़ी नहीं आते थे। और आप हर एक कंपटीशन में जीतते थे, हमने देखा हूँ। फिर भी आपके अनुभव में, आप जब भी जितने साल खेले, उस वक्त में आपके नजर में कौन सी कंपटीशन आपको अच्छी लगी थी या कौन सी कंपटीशन आपको भाई थी, या उसके बारे में बताएंगे? मैं ऑलमोस्ट 13-14 साल मलखाम खेलता रहा और उसमें से मुझे 2 कॉम्पिटिशन्स से याद है। एक तो कंपटीशन था बॉम्बे मुंबई मेयर समर्थ मंदिर में हुआ था और एक मलखाम नेशनल्स हुई थी पुणे में 1990। तो ये 2 टूर्नामेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू और ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसकी खासियत ये है दोनों टूर्नामेंट्स में मेरे ख्याल में मैं पहली बार पोडियम पे मलखाम किया उन दोनों टूर्नामेंट्स में, तो इसलिए उसका एक एटमॉस्फेयर काफी अलग था। फ्लड लाइट्स में कॉम्पिटिशन्स हुए थे, जो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत अच्छा। और यही जानना था कि आप इतने स्पर्धाएं खेले, लेकिन आज ये कुछ कॉम्पिटिशन्स होती है जो कुछ खिलाड़ी को कुछ अच्छा फैसिलिटी देने की कोशिश, जैसे अपने पोडियम का जिक्र किया है। पोडियम के बारे में शायद सब लोग जानते हैं कि नहीं, पता नहीं। मुंबई मेयर कप में बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स है और बहुत सारे ऐसे इनविटेशन कॉम्पिटिशन होती है। वहाँ पे मलखाम 1-2 फुट ऊपर एक स्टेज जैसे बनाते हैं, पोडियम बोलते हैं। उस पोडियम के ऊपर खिलाड़ी ऊंचाई पे करता है। लेकिन दादा, जब भी आपने पहली बार पोडियम पे किया था, तो मलखाम की ऊंचाई पोडियम से थोड़ी ऊपर होती है, तो अलग उसका फील कैसे रहा? वो तो वही, तो उसका कुछ मजा और अलग है, क्योंकि सारे जो प्रेक्षक बैठते हैं वो काफी नीचे दिखते हैं आपको मलखाम करते हुए, और ऐसे अनुभव होता है कि आप काफी हाइट के ऊपर मलखाम कर रहे हैं, पर ओवरऑल थोड़ा इधर उधर लगता है, थोड़ा डर, पर उसके बाद काफी अच्छा अनुभव होता है। अच्छा, और पोडियम पे कंपटीशन होना चाहिए, ये आपका खुद का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि वो एकदम बहुत अच्छे से दिखता है प्रेक्षकों को भी। जहाँ पे बैठते हैं वो बहुत जगह पे नीचे से देखते रहते हैं मलखाम को, तो उनको ऊपर से ऐसे खिलाड़ी दिखते हैं, तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू दादा।
मैं अभी मिहिर आपके पास इसी प्रश्न को लेके आता हूँ कि आपने कंपटीशन खेला है कितना, मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जजिंग किया है, तो आपके खिलाड़ी आपने खेले हैं, तो आपकी नज़र में ऐसे कुछ कंपटीशन है जो आपको बहुत भाई है या इम्प्रेसिव कंपटीशन है? डेफिनेटली सर, मुझे याद है 2005 का मेयर कप जो समर्थनशाला में हुआ था, जो एसी डोम में लिया गया था। एज अ ऑर्गेनाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ प्लेयर, एज अ जज, एज अ ऑडियंस, मुझे लगता है कि वो सबसे मेरे ख्याल से सबसे अच्छा कंपटीशन था। आपने जिस कंपटीशन का जिक्र किया मिहिर जी, वो मेरी लास्ट कंपटीशन थी 2005 में मेरी वो। सर मुझे याद है आपका परफॉर्मेंस। तो इतना अच्छा नहीं हुआ था, अभी उस पर ज्यादा हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं तभी बीपीएड करता था और बीपीएड में डायरेक्ट में इस कंपटीशन में खेला था, और उस वजह से ही मैं कंपटीशन खेला कि पहली ऐसी कंपटीशन हो रही है जो एसी डोम में हो रही है, और उसका ही आकर्षण मुझे वहां पे उस कंपटीशन में खींचा है। और वो कंपटीशन की खासियत आपने जिस तरह से बताया कि एसी में हुआ था, एयर कंडीशन में कंपटीशन हुआ था, ग्राउंड में रह के एयर कंडीशन में कंपटीशन, सब खिलाड़ी ने उसका अनुभव लिया, इसके वजह से वो आपको ज्यादा अच्छी लगी। सही है मिहिर जी? ये सर, ऑर्गेनाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक सक्सेसफुल कंपटीशन था वो। एज अ प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे आपने बोला कि आपको एक अट्रैक्शन था वो कंपटीशन खेलने का, तो जजेस को भी वैसा ही फीलिंग था, पेरेंट्स को भी एक अच्छा इन्वायरमेंट था कि हमारे बच्चे कौन से इन्वायरमेंट में कौन से लेवल पे कंपटीशन खेल रहे हैं, तो टोटली विन विन था। थैंक यू मिहिर जी। चलो अभी थोड़ा वार्म अप हो गया है, और जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के पास हम लोग जा रहे हैं, और आदित्य दादा के पास वापस आता हूँ। आदित्य दादा, अभी मलखम्ब आइडियल कंपटीशन के बारे में हम लोग बात करें तो आइडियलिटी जितना हम लोग बात करें उतनी कम है, क्योंकि सबके विजन अलग होते हैं, लेकिन एक मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक सोशल मीडिया हो या न्यूज़पेपर्स हो या न्यूज़ चैनल्स हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें कंपटीशन लेनी है या उस लेवल पर हमें मलखम्ब लेके जाना है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट में हम थोड़े से पीछे है बाकी खेल के तुलना में, तो उस लेवल में जाने के लिए मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंटेशन के हिसाब से कंपटीशन कैसे होना चाहिए, आपका विजन बताएंगे तो? जैसे अभी मिहिर ने बताया था कि प्लेयर्स, ऑर्गेनाइजर्स और स्पेक्टेटर्स, ये तीनों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी टूर्नामेंट अरेंज करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो खेल है अपना, जिसको अच्छे से अच्छे तरीके से हमको प्रेजेंट करना है। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें कंपोनेंट है वो है अपने प्लेयर्स। तो प्लेयर्स को कंफर्ट और सेफ्टी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोई भी कंपटीशन के लिए। ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना, और वो सक्सेसफुल टूर्नामेंट होना जिसमें कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, किसी को इंजरी नहीं होना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स हमको ध्यान देने चाहिए कोई भी आइडियल टूर्नामेंट अगर करना चाहते हैं, तो ये सब एंगल से विचार होना चाहिए। बहुत ही अच्छे से बात किया आदित्य जी। अभी मलखम्ब कट्टा भी हम ये चलाते हैं, और हमारे यहाँ पे एक नवाकाल वर्तमान पत्र है जहाँ पे सुहास जोशी सर करके सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो मुझे बिना कुछ भूले मेरे मलखम्ब कट्टा के सेशन देखते हैं, उसके न्यूज़ देते हैं 100%, 99% न्यूज़ आती ही है। उससे क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि मलखम्ब कट्टा क्या है, उस कौन लोग आए हैं। तो जैसे अभी की जो जनरेशन जो सोशल मीडिया पे ज्यादा होती है, जैसे फेसबुक है या यूट्यूब है या और कोई इंस्टाग्राम, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स है, या और कुछ तरीके से अगर हमें करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के नजर में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले बार हमें एक कंपटीशन पार्ला में ली थी, उसका हमने डायरेक्ट फेसबुक लाइव हम लोगों ने किया था, और फिर दूसरे दिन मुझे बहुत जनों ने कॉल किया था कि अरे बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। तो लोगों के पास लेके जाने के लिए हम और किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। गणेश, मुझे क्या लगता है कि जैसे हम सेट को इवैल्यूएट करते हैं ना, डिफिकल्टी लेवल, एग्जीक्यूशन, और देन फाइनली द रिस्क, ओरिजिनलिटी एंड वर्चुअसिटी, कंपटीशन का भी वैसे ही है। एक तो डिफिकल्टी लेवल अच्छा होना चाहिए या प्रेजेंटेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, कुछ ओरिजिनलिटी उसमें चाहिए, और एग्जीक्यूशन वो टूर्नामेंट का काफी अच्छा होना चाहिए।
प्रेजेंटेबल होना चाहिए, तब आपका इवेंट अच्छे से अप्रिशिएट हो जाएगा बाहर। जब कोई फर्स्ट टाइम मलखाम देखता है तब उसको मतलब बहुत आश्चर्य लगता है कि ऐसे कभी खेल देखा नहीं है, पर वो उसके आगे उस खेल को कंटिन्यू फॉलो करने के लिए कुछ प्रेजेंटेशंस में बदलाव या नॉवेल्टी होनी चाहिए हर एक टूर्नामेंट में। सही सही बात बताई दादा। और ये आपने टेक्निकल लैंग्वेज में एकदम क्लियर बता दिया कि जैसे मलखाम में प्रेजेंटेशन होता है, ओरिजिनलिटी होता है, ओरिजिनलिटी मतलब नया एलिमेंट आता है, उसके नए आपको मार्क्स, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। उसी तरह से कंपटीशन में कुछ नया करने की कोशिश करो, यही दादा का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मीर, आपके पास आता हूँ। आपको इसी प्रश्न के रिलेटेड आपके मन के विचार जानना चाहूंगा कि आप मीडिया को अगर इम्प्रेस करना चाहते हैं या फिर लोगों को, जो एक 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 130 करोड़ जो जनता है भारत की, उन्हें हमें आकर्षित करना है, तो किस तरह से स्पर्धा होनी चाहिए? सर ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं सिंपल में बताना चाहता हूँ। सर पहले जैसे हम क्रिकेट कहते हैं तो हमें क्रिकेट के सारे रूल्स एज अ ऑडियंस हमें सारे रूल्स मालूम है। तो हम जो भी क्रिकेट के शॉट्स होते हैं या जो भी चीजें होती है, रूल्स होते हैं, वो हमें मालूम होते हैं। तो हम क्रिकेट देखते वक्त वो रिलेट करते हैं और हमें वो देखने के लिए अच्छा लगता है क्योंकि हमें वो समझता है। हम एक बार मलखाम देखेंगे और एज अ व्यूअर, और उसके बाद बार बार वही चलता रहेगा, तो वो एज अ स्पेक्टेटर्स उनको पता नहीं चलता है। अगर हम अपने रूल्स इतने इजी और ट्रांसपेरेंट बनाए ताकि कॉमन पब्लिक भी वो समझ सके, तो इट विल बी वेरी इजी टू रिलेट देम। मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं, आपने बहुत ही आसान भाषा में बताया। रूल्स को हम लोग छेड़ नहीं सकते मीर जी, जो अभी चल रहा है वो टेक्निकल कमेटी का काम है, MFI करेंगे। लेकिन यस, मैं भी जब भी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करता हूँ तभी वहाँ पे होने वाले जो प्रेक्षक गण होते हैं या आयोजक गण के जो प्रमुख अतिथि होते हैं, जब भी वो पहली बार देखते तो कमेंट्री जो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से उस मलखाम को प्रेजेंट कर रहे हैं कमेंट्री के माध्यम से, क्योंकि क्रिकेट भी खेल कमेंट्री की वजह से चलता है। नहीं देखा तो भी रेडियो पे वो लोग क्रिकेट सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। तो वो कमेंट्री जो पार्ट है, ये एक आइडियल कंपटीशन में मुझे लगता है लैक होता है। सिर्फ अनाउंसमेंट होता है कि ये टीम अंदर आओ, ये टीम बाहर जाओ, इसको कॉलिंग होता है। तो उसके साथ अगर कमेंट्री भी अगर अच्छे से कोई प्रोफेशनली सीखता है मलखाम के या कोई प्रोफेशनली हायर करते हैं, तो शायद मलखाम खेल और इम्प्रेसिव हो सकता है। एम आई राइट? यस यस यस, थैंक यू सो मच। अभी हमें थोड़ी तो बातचीत शुरू कर ली है कि कैसे स्पर्धाएं होती थी, उसमें से कौन से को स्पर्धाएं अच्छी लगी। और अभी हमने बातचीत किया मीडिया, क्योंकि मीडिया अगर हमें जितना हाइप करेगा, जितना हमें पब्लिसिटी देगा, उतना हमें खेल देश के कोने कोने में लेके जाने में मुझे नहीं लगता है कुछ टाइम लगेगा। क्योंकि पिछला एक मलखाम कट्टा का सेशन था, दोनों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि उसका जो एक ही सेशन मलखाम कट्टा का, जो हमारे यहाँ की जो प्रबोधनकार क्रीड़ा संकुल का अध्यक्ष अरविंद प्रभु का मैंने इंटरव्यू लिया था, 102 अलग अलग पेपर में उसकी बात नहीं आई थी। ऑल ओवर महाराष्ट्र मराठी पेपर, महाराष्ट्र के बाहर एक 5-6 हिंदी पेपर, जो न्यूज़पेपर के ब्लॉग्स आते हैं, फेसबुक ब्लॉग होते हैं या उन लोगों का न्यूज़ ब्लॉग होता है, उस पर आया था। और मैंने जिस आदमी को जिम्मेदारी दी थी उसने बहुत अच्छे से काम किया था। तो इसी तरह से अगर हम लोग कोई एक अच्छा जानकार आदमी, शायद उसको कुछ पैसा दे के या अपने अच्छे रिलेशन से उसको अगर जिम्मेदारी देते हैं, तो मलखाम मुझे नहीं लगता है कि हर एक पेपर में जरूर आएगा। दादा आपके पास आता है, आपने तो शुरुआत में आदित्य दादा बताया कि अभी खिलाड़ी के बारे में भी बताया, फिर भी कंपटीशन खिलाड़ी को केंद्र रख के या खिलाड़ी को पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन होती है क्या, ये आपका मुझे अनुभव बताइए। और नहीं होती है तो अगर वो खिलाड़ी पॉइंट ऑफ व्यू से करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे लगता है सबसे चीज मतलब इम्पोर्टेंट चीज है टाइम और पंक्चुअलिटी। आपने अगर देखा कंपटीशन का कोई भी शेड्यूल पहले कभी डिक्लेयर नहीं होता है, और जब भी कंपटीशन होता है वो भी लास्ट मिनट अनाउंस होता है कि अगले हफ्ते आपका स्टेट टूर्नामेंट है या अगले हफ्ते सिलेक्शन है, और सिलेक्शन का भी कोई टाइम टेबल ऐसे डिक्लेयर नहीं होता पहले से।
कि आपका इवेंट इतने बजे आने वाला है या इतने बजे आपका खत्म होने वाला है। तो कोई भी चीज वहाँ पे टाइम से नहीं चलती। इसके कारण आपको, अगर समझो आप 2 दिन के लिए टूर्नामेंट के लिए जाते हैं, आप सुबह से ग्राउंड पे हो और आपका इवेंट रात को 12 बजे आता है, तो आप तो दिन भर थक गए राह देखते देखते कि मेरा इवेंट अभी कब होने वाला है, पता नहीं इसके अंडर 12 के बाद आएगा या अंडर 14 का उसके बाद होने वाला है, क्या अंडर 18 होने वाला है, क्या अबव 18 पहले ही ले लेंगे। कुछ उसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती प्लेयर्स को। ऑर्गेनाइजर्स को होती है शायद, पर प्लेयर्स को नहीं होती। इसलिए वो खामखा वहाँ पे अपना समय बर्बाद करते हैं और खुद को काफी दे जस्ट टायर देमसेल्व्स आउट, और फिर परफॉर्मेंस दे नहीं पाते। उनका खाने का ठीक से इंतजाम नहीं होता है, उनको खाने के बाद इमीडिएटली भी परफॉर्म करना पड़ सकता है, क्योंकि मालूम नहीं होता है कि एग्जैक्टली कितने बजे टूर्नामेंट आने वाला है। तो अगर टाइम टेबल कुछ शेड्यूल फिक्स करेंगे तो इजी पड़ता है। बहुत बार ऐसे भी आपको भी याद होगा कि दोपहर के 2 बजे बहुत धूप है तो भी आपको मलखम आपने किया है, या फिर रात को 1 बजे भी मलखम किया है आपने। सही बात दादा, तो एकदम आप पॉइंट पे आ गए। हाँ, ये सब करने के लिए सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी नहीं है, आपके टीम्स के प्लेयर्स, आपके कोचेस, आपके जजेस भी तो टाइम पे नहीं आते ना वहाँ पे। तो ये सिर्फ जैसे बोलते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो सभी को उसके अंदर साथ देना पड़ेगा। अगर आपको टाइम पे टूर्नामेंट लेनी है तो टाइम पे ही लेनी है। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैराथन अगर सुबह 4 बजे चालू होती है, तो ऐसे नहीं होता कि अभी कोई प्लेयर आना बाकी है, अभी वहां पे तो मार्शल्स पहुंचे नहीं है, तो 4 के बजे से 4 की जगह पे 6 बजे चालू हो गया इवेंट, ऐसे तो नहीं होता ना। क्रिकेट मैच का अगर देखेंगे, अगर 9 बजे शुरू होने वाला है मैच तो 9 बजे ही चालू होता है। सिमिलरली कोई भी ओलंपिक गेम्स हो या और भी कोई इंटरनेशनल फुटबॉल गेम्स हो, कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट डिसिप्लिन रखता है। वो डिसिप्लिन की हम में बहुत कमी है, इसलिए हम शायद इतना लोगों को या मीडिया को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। यस, और यही आदित्य दादा से मैं सहमत हूँ। मैंने दोपहर में 2 बजे पे सेट निकाला है, रात को भी 2 बजे सेट निकाला है, तभी की बात अलग थी। अभी थोड़े से ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत वक्त 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे कंपटीशन स्टॉप करती है, दूसरे दिन वापस शुरुआत होती है। लेकिन और टाइम टेबल और डिसिप्लिन में मलखाम थोड़ा सा पीछे है, ये मैं भी मानता हूँ। जितना डिसिप्लिन में हम लोग अच्छे होते जाएंगे, और जिस तरह से आपने टाइम टेबल के बारे में बताया, खिलाड़ी के बारे में अगर सोचेंगे तो खिलाड़ी के लिए टाइम टेबल देना बहुत जरूरी है। उसको पता चलना चाहिए कि उसका 10 बजे सेट है तो वो 9 बजे आएगा, अपना प्रिपरेशन करेगा, 10 बजे परफॉर्मेंस। सिर्फ 90 सेकेंड्स तो परफॉर्मेंस करना है, 1.5 मिनट के लिए वो पूरा दिन वहां पे क्यों रुके। तो आपके बात से मैं सहमत हूँ, और अगर हमें खिलाड़ी के बारे में सोचना है तो मलखाम को टाइम टेबल में लेके आना बहुत जरूरी है। दादा बराबर? करेक्ट। थैंक यू दादा। मीर जी, आपके पास आता हूँ, इसी प्रश्न को नहीं, थोड़ा अलग प्रश्न लेके आता हूँ कि एरिना की डिसिप्लिन किस तरह से होनी चाहिए ऐसे आपको लगता है? क्योंकि एरिना यही एक सेंटर होता है जहाँ पे अगर 50 पब्लिक हो या 500 पब्लिक हो, वो वहीं पे देखते हैं। तो एरिना अगर हम लोग डिसिप्लिन में रख पाए तो शायद मलखाम, जिस तरह से हमारे आज के विचार जा रहे हैं, मीडिया को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर खेल को कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे अभी टाइम टेबल का भी टॉपिक आया था, तो एरिना के बारे में एक आइडियल एरिना कैसे होना चाहिए, इसके बारे में बताएं प्लीज। सर, आइडियल एरिना जैसे हर एक एपरेटर्स के बीच में सेफ डिस्टेंस होना चाहिए और इजीली प्लेयर्स मूव कर सकते हैं वन एपरेटर टू अनदर एपरेटर, उतनी जगह वहां पे होनी चाहिए। प्लेयर्स को बैठने के लिए वहां पे चेयर्स होने चाहिए इनफ फॉर कोचेस एंड प्लेयर्स। उसके साथ जब वो एपरेटर चेंज करते हैं, लाइक अगर वो पोल मलखाम से हैंगिंग मलखाम पे जाते हैं, तो वहां पे वो म्यूजिक के साथ हर एक टीम एक साथ वहां पे चेंज होनी चाहिए। जैसे अभी बॉयज की टीम है और 3 टीम अंदर है, एक रोप पे है, एक हैंगिंग पे है और एक पोल पे है, तो साइमल्टेनियसली जब म्यूजिक बजेगा तीनों टीम एक साथ अपने अपरेटर्स चेंज करेगी। ये ऐसा अगर माहौल होगा तो डेफिनेटली वो बाहर देखने वाले के लिए और मीडिया के लिए भी वो उतना ही अच्छा होगा। जैसे प्लेयर्स के यूनिफॉर्म्स वो भी एक जैसे होने चाहिए, उनको इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि आपको कौन सा यूनिफॉर्म प्रैक्टिस में पहनना है और कौन सा आपको कंपटीशन के टाइम पे पहनना है, उसके इंस्ट्रक्शन क्लियर होने चाहिए। कोचेस के यूनिफॉर्म भी वो भी स्ट्रिक्टली मॉनिटर होने चाहिए
कि वो ट्रैक सूट और ट्रैक पैंट में ही अंदर जाए। अगर ये सारी चीजें अगर स्ट्रिक्टली मेंटेन होगी तो डेफिनेटली सर वो प्रेजेंटेबल ही दिखेगा। और ये मैंने देखा है बहुत बार दूसरे स्पोर्ट्स में। सही बात है सर। और एरिना डिसिप्लिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें कंपैरिजन में बहुत वक्त करता हूँ और क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर कोई खेल आदर्श कुछ करता है डिसिप्लिन के बारे में, हमें अगर मलखाम का मैं एक आप ही के इसको मैं विचार से कुछ जोड़ना चाहूंगा कि बॉक्सिंग एक खेल है। बॉक्सिंग में वो भी ऊपर टी शर्ट नहीं होता था, पहले की बात करता हूँ। अभी फिलहाल टी शर्ट पहनते हैं, गार्ड पहनते हैं, वो लोग नीचे शूज और शॉर्ट्स पहनते हैं। वो जब भी आते तो उनका एक कुछ गाउन होता है, एक गाउन होता है, वो सिर्फ वहां पे निकालते हैं और वो बॉक्सिंग खेलते हैं, जाते हुए वापिस वो ऊपर एक गाउन पहन के जाते हैं। इसी तरह से अगर कुछ यूनिफॉर्म अगर हम लोग मलखाम खिलाड़ी को चालू कर सकते हैं, अंदर उसका कॉस्ट्यूम रहेगा, ऊपर गाउन पहन के आएगा, उनके रिस्पेक्टिव एरिया में वो एरिना में जाके चेयर पे रखेंगे, तो वो टी शर्ट निकालता है, फिर वो शॉर्ट्स निकालता है, फिर वो उसका जूता निकालता है, और एरिना थोड़ा सा बहुत क्योस दिखता है, दिखने के लिए प्रेजेंटेबल नहीं होता है। एक तो खिलाड़ियों को सबको हिडन रखना जरूरी है। एक कंपटीशन एरिना में ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे खिलाड़ी सब उसी एरिना के अंदर हो। जैसे कि आइस स्केटिंग में होता है, एक रेस्ट रूम होता है, वहां से एक एक जन आके खेलता है। जैसे आपने यूनिफॉर्म के बारे में बताया कि कोचेस के यूनिफॉर्म के बारे में बताया, मैं तो बोलता हूँ कि खिलाड़ी आता है और वो अपने हिसाब से मैट्स को अरेंज करता है, वो भी अलाउ नहीं करना चाहिए। जो मैट्स जिस तरह से रखे हैं उसको डिस्टर्ब बिना किए खिलाड़ी करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजर को पता है कि खिलाड़ी को किस तरह से मैट होता है। एक साइड में वो क्रैश मैट होती है, एक साइड में रनअप वाला मैट होता है माउंट के लिए, फिर भी वो वहां पे अपने क्लब के एटमॉस्फेयर के हिसाब से मैट अरेंज करता है। बाकी कोई खेल में ऐसे नहीं होता है। बाकी सब खेल में आप देखोगे तो एक स्टैंडर्ड रूल होता है, वो एरिना को भी एक स्टैंडर्ड रूल होना चाहिए। और जैसे आप बोल रहे हैं कि एपरेटस में डिस्टेंस होना चाहिए, जजेस का प्लेसिंग भी फिक्स होना चाहिए। बहुत सारे खेल में ऐसा है, जैसे वॉलीबॉल का एग्जांपल, मेन रेफरी यहाँ पे तो सेकंड रेफरी यहाँ पे, सेकंड रेफरी के पीछे उसका स्कोरर होता है। तो ऑर्गेनाइजर की दृष्टि में चलो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे धूप नहीं है, यहाँ पे छाव है, तो सुपीरियर को यहाँ पे बिठा दिया। ऐसे मुझे लगता है थोड़े रूल्स आ गए एरिना के भी, तो शायद खेल और प्रेजेंटिव होगा। और हम लोग जो आइडियल खेल के बारे में जो सोच रहे, तो ये सब विचार ध्यान में रखना चाहिए। आदित्य दादा के पास मैं आता हूँ। आदित्य दादा, एरिना के बारे में बातचीत की, आपके विचार इसके बारे में रखी है, लेकिन उसके साथ जो चेयरिंग होता है, चेयरअप होता है आपके वक्त में, मेरे वक्त में, वो चेयरिंग के लिए भी कुछ रूल होना चाहिए कि वो जैसे विंबलडन चलता है, विंबलडन का पूरा रैली खत्म होने के बाद देन ओनली दे क्लैप, पूरा विंबलडन और शांति से देखते हैं। अपना खेल भी रिस्की है और लोगों ने गौर से देखना चाहिए खेल को, खिलाड़ी को रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो कर रहा है वहां पे, कोई एक लड़की को चेयरअप कर रहा है तो दूसरा लड़का स्टार्टिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो इसके थॉट्स आपके क्या है मन में? मेरे मन में एक विचार आया, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जी जरूर, जो आप भी मिहिर सर ने बोला वो भी आई जस्ट फुली एग्री विथ हिम। जो आप बोल रहे हैं वो भी सही है। मुझे और एक पॉइंट ऐसा लगता है कि अगर आपके एरिना में डिसिप्लिन है तो इसका मतलब ये भी होता है फॉर समबडी हु इज सीइंग वाचिंग द गेम दैट यू आर टेकिंग द गेम सीरियसली। अगर आपके एरिना में कोई भी घूम रहा है, आपके प्लेयर्स कहाँ है पता नहीं है, जजेस कहीं पे भी बैठे हुए हैं, सभी का यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब जो दर्शक है वो ये निकालते हैं कि शायद आप आपके टूर्नामेंट के बारे में इतना सीरियस नहीं है। तो दैट इज अ मैसेज दैट गेट्स पास्ड ऑन टू द व्यूअर्स that this is not a very serious game and therefore they don't take us very seriously. That's why the importance is that discipline within the arena during the competition is a must. जैसे आपने बोला चीयरिंग के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए, yes there should be rules कि चिल्लाना चाहिए कि नहीं चिल्लाना चाहिए, सिर्फ तालियां बजानी चाहिए कब, ये सब डेफिनेटली रूल्स बनने ही चाहिए। और जितने जल्दी हम बनाएंगे शायद हमारा गेम और ज्यादा प्रेजेंटेबल हो जाएगा। अच्छे से बताया दादा आपने। और ये हम लोग सोच रहे हैं, अगर हम लोग ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि 100% खेल बहुत इम्प्रेसिव होगा और खिलाड़ी को उसको बहुत बेनिफिट होगा, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्योंकि अभी चेयरअप का भी थोड़ा रूल है कि वो एरिना से बाहर से होना चाहिए, लेकिन एरिना को सब लोग चिपक के इतने खड़े हो जाते हैं कि वो अंदर है कि बाहर है कुछ पता ही नहीं चलता, एरिना ही नहीं दिखता है, ऐसे भी होता है। और एरिना में रहे या बाहर रहे, लेकिन चेयरअप भी पहले जरा हमारे वक्त में ना एक अच्छा चेयरअप होता, अल्टीमो फर्स्ट क्लास बहुत अच्छा कर रहा है,
तालियां भी बजाते थे, और ऐसे कुछ कैचेस होते थे जैसे माउंट होने के बाद चेयरअप हुआ या मेन कैचेस होने के बाद चेयरअप, पूरा सेट नहीं चिल्लाते थे। तो यू आर डूइंग गुड। अभी मैं एज ए कोच, मेरा ऑब्जर्वेशन है या जज ऐसे ऑब्जर्वेशन, लोग चिल्लाते हैं टाइमिंग देने के लिए, हाँ दबा, हाँ कैच कर, हाँ पकड़, मतलब वो एक खिलाड़ी अलर्ट हो जाता है तो उसको बेनिफिट भी मिलता है। तो चेयरअप का प्रॉम्प्टिंग हो गया, मतलब जैसे आप बताया। यस, तो वो नहीं होना चाहिए। वो चेयरअप के नाम के नीचे वो प्राउंटिंग करके अपना काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने बताया कि सेट सीरियस लेना चाहिए, खेल सीरियस लेना चाहिए, और पब्लिक को हम लोग मैसेज क्या दे रहे हैं, हमारे प्रेक्षकगण को हम लोग मैसेज क्या दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे हमारा मानना है। जैसे आपने बताया अभी विंबलडन में जब या कोई भी टेनिस टूर्नामेंट हमने देखी होगी, तो जो अंपायर होते हैं वो बोलते हैं कि क्वाइट प्लीज, देन नोबडी इज अलाउड टू चीयर और क्लैप, सो टिल द रैली गेट्स ओवर। उसके बाद ही लोग ताली बजा सकते हैं या जो चिल्लाना है वो चिल्ला सकते हैं। दादा रैली के टाइम कोई जगह से उड़ भी नहीं सकता है। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो ऐसे ही है ना हमारा, उनका भी जो कंसंट्रेशन है वो करेक्ट है, आप जो बोल रहे हैं, उनका प्लेयर्स का कंसंट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जब क्रिकेट चलता है तो साइड स्क्रीन के आगे पीछे कोई इधर से उधर भी हिल गया तो वो बोलते हैं कि अभी खेल बंद कर दीजिए। तो उतना अगर वहां पे चलता है तो हम लोग तो हमारे प्लेयर्स को इतना सीरियसली ले ही नहीं रहे। लेना ही चाहिए। हमने तो उनको फिर अगर उनको अगर ऐसे ही चिल्लाते काम करने को लगा दिया, मतलब खेलने के लिए छोड़ दिया, तो आई थिंक प्लेयर्स की भी कुछ इज्जत नहीं रखी हमने। सही बात है दादा। और यही बताना चाहता हूँ कि वहां पे 300 350 की स्पीड में बॉल जाता है, रिस्क फैक्टर उन्हें भी है, हमारा तो खेल तो रिस्की है ही। और अगर ये शुरुआत अगर अभी नहीं की तो कभी नहीं। इसीलिए ये मुझे लगता है कि अभी कोरोना है, ओमाइक्रोन है, जो भी है, लेकिन कंपटीशन तो होगी। कंपटीशन रुकने वाली है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा खिलाड़ियों की करियर भी है। लेकिन कंपटीशन अगर होती है तो आइडियलिटी के साथ करे तो कंपटीशन में मजा आएगा। करेक्ट। पर जैसे आपने बताया कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है, जो प्लेयर्स है, ऑर्गेनाइजर्स है, जजेस है, रेफरीज, कोचेस, और डिसिप्लिन आल्सो बाय द स्पेक्टेटर्स। यस, अभी उधर ही जाते हैं दादा। मीर, आपके साथ में अभी उसी दादा ने जिस तरह से टॉपिक निकाले कि जज है, जो पंच होता है, उसके सिवा कंपटीशन हो ही नहीं सकती। अगर 10 के जगह पे 4 खिलाड़ी आते तो भी कंपटीशन हो सकती है, हम लोग मेडल की जगह पे मोमेंटो दे सकते हैं, लेकिन जज नहीं है तो कंपटीशन पॉसिबल ही नहीं है। तो जज के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा हम लोग उसको टच नहीं करेंगे। लेकिन जज का जैसे फिजिकल फिटनेस होता है उसी तरह से मेंटल फिटनेस भी जरूरी है, ऐसे मेरा मानना है। क्योंकि खिलाड़ी सिर्फ 90 सेकेंड्स परफॉर्मेंस करके निकल जाता है, लेकिन जज तो वहां पे 6-6, 8-8 घंटा करता है। अभी आदित्य दादा से बात करते वक्त मैंने बात किया, मैंने दोपहर में भी 2 बजे सेट किया, रात को भी 2 बजे सेट किया। तो उसी तरह से उस वक्त में तो जज ने भी जजिंग किया है। तो उनकी मानसिकता, जैसे कि 10 साल के बाद अगर कोई जजिंग में आता है या 15 साल के बाद कोई जजिंग में आता है, तो वो चेक करना चाहिए टेक्निकल कमेटी ने। थोड़ा सा इंटरव्यू होना चालू करना चाहिए, क्या ऐसे कुछ ग्रेडिंग शुरू होना चाहिए, ताकि कंपटीशन का लेवल और बेहतर हो और कंपटीशन कहाँ पे रुके नहीं। आपका क्या विचार है इस पे? सर, जजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचे तो जजेस का सेमिनार हर साल होना चाहिए। जैसे अगर हम जिम्नास्टिक का देखें तो हर एक ओलंपिक के साइकिल के बाद उनका कोड ऑफ पॉइंट चेंज होता है, और उसके बाद फिर जजेस का वापस एग्जाम होता है, और जो क्वालिफाइड जजेस होते हैं वही नेक्स्ट कॉम्पिटिशन्स में बैठते हैं, और जो अपग्रेड रहते हैं वही बैठते हैं। तो डेफिनेटली फिजिकली, मेंटली अगर वो फिट है तो ही वो अपग्रेड हो सकता है। तो ऐसा अपग्रेडेशन हर साल अगर एटलीस्ट 2 या 3 सालों में फेडरेशन करे तो डेफिनेटली हमें अच्छा कॉम्पिटिटिव कंपटीशन मिलेगा। और कुछ जो हमारे कोड ऑफ पॉइंट में भी कुछ खामियां हैं जो हमें बदलनी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें डेफिनेटली हो सकती है। राइट सर। और पिछले भी बार मैंने एक सेशन में बात हुई थी, विनायक धामणे और सब आए थे, तभी जजेस लोग का अपग्रेडेशन कोर्स होना चाहिए एवरी 3 इयर्स 4 इयर्स। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के कोर्सेस होना चाहिए, ताकि जब भी जज वो एग्जाम में पढ़ाई करेगा, नए नए रूल्स आएंगे तो
अगर लेवल 1 का जज है तो उसको सुपीरियर बिठाओ, लेवल 2 का है, लेवल 3 का है, और वो लेवल होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। अगर कोई जज एग्जाम नहीं देता है, बाय मिस्टेकली कुछ रह जाता है, तो उसको डिग्रेडेशन भी होना चाहिए, उसको लेवल 1 से लेवल 2 पे लेके आए, ताकि जजेस की क्वालिटी मेंटेन रहे, नए नए जजेस आते रहेंगे और वो कॉन्फिडेंटली अच्छे से आप बात कर सकते हैं। मेयर जी बोलिए। सर मुझे इसमें और एक बोलना है कि हमारा जजिंग ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कैसे होगा उसके बारे में जैसे कैसे कर सकते हैं? सर जैसे कुछ कंपोनेंट्स है, डिफिकल्टी है, एग्जीक्यूशन है और कॉम्बिनेशन है, ये 3 चीजों के लिए अगर हम अलग अलग जज रखें तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अभी की जो नेशनल्स हुई थी ना, जो एग्जीक्यूशन वाले हैं वो, मैं थोड़ा आपको रोकता हूँ। अभी हाँ, तो उसमें उस तरह से हुआ था, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी एंड कॉम्बिनेशन के लिए D1 D2 2 अलग जजेस थे, एजुकेशन के लिए 4 जज अलग थे, E1 E2 E3 E4, और वो लोग अपने मार्क्स वहां पे रखते थे और उस तरह से होता था। और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, वो किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे? सर मैं वही बता रहा था पॉइंट कि जैसे प्लेयर्स को राइट होना चाहिए कि अगर उसका कॉम्बिनेशन जो काउंट नहीं हुआ वो जजेस से पूछ सके या वीडियो रेफरेंस देके, और उनको पूछे कि मेरा ये एलिमेंट क्यों काउंट नहीं हुआ। अगर इतना ट्रांसपेरेंसी भी आ गया, डेफिनेटली सर ये आगे जाके हमें बहुत बेनिफिट करेगा। एग्जीक्यूशन में तो कोई डिस्कशन नहीं होगा सर, कॉम्बिनेशन में और इसमें ही हो सकता है। सही बात बता रहे हैं, लेकिन उससे हमें हल मिलेगा मेयर जी? अगर मुझे लगता है कि मुझे आपने कॉम्बिनेशन के मार्क्स A+, या बोथ साइड भी आपने कंसीडर नहीं किया कोई भी रीजन से, और मैं कंपटीशन के बाद आपको अगर पूछता हूँ कि क्यों नहीं हुआ, तो आपने मुझे बताया कि आपका शोल्डर ट्विस्ट नहीं हुआ या शोल्डर चेंज नहीं हुआ, तो उससे बेनिफिट क्या होगी कंपटीशन में? सर एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये एक बात होगी सर। और एक चीज है, जो कुछ एरर्स हमारे कोड ऑफ पॉइंट्स में वो भी चेंज होने चाहिए। अब कैसे लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जैसे हम C एलिमेंट लेते हैं तो C में बहुत सारे डिफिकल्ट एलिमेंट्स आते हैं, कपाड़ी भी C में ही आता है, आप अगर डबल फ्रंट करोगे तो भी वो C में आता है। जैसे मैंने डिफिकल्टी बोला, वो डिफिकल्टी काउंट होना चाहिए। अगर मैंने 10 C किए या 2 D किए या उसके आगे भी किया, वो उसका बेनिफिट प्लेयर्स को मिलना चाहिए, तो ही वो आप जज कर सकते हैं। एक C करके भी बच्चे को उतना ही मार्क्स मिलता है, और उसने 4-5 C भी किए तो उसको भी उतने ही मार्क्स मिलते हैं। तो वो थोड़ा लेवल हमें अगर सही कर सके तो वो डेफिनेटली सर आगे जाके इम्प्रूव होगा। तो ये बात तो हमें डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के सेशन में हमने एकदम ब्रीफली डिस्कस किया था मीर जी, और आपने एक आइडियल कंपटीशन के लिए भी इसकी बहुत ज़रूरत है, इसके बारे में आपने बताया। तो हम मलखाम कट्टा की ओर से मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया को, टेक्निकल कमेटी को यही गुजारिश करेंगे, जल्दी से जल्दी रूल्स अपग्रेड करो, नए रूल्स आना जरूरी है मलखाम फील्ड में, तभी खेल प्रतियोगिताएं बहुत अच्छे से प्रेजेंटिव होगी। आदित्य दादा आपके पास आता हूँ, ऑर्गेनाइजर की क्या ड्यूटीज है, ऑर्गेनाइजर क्या करना चाहिए, ये सब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी आपके पॉइंट में कौन से ऐसे पिन पॉइंट है जो बताना जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। और ऑर्गेनाइजर की ड्यूटीज में जो अपरेटस होती है, जो अपरेटस उस दिन लगते हैं, वो अपरेटस की वो किस तरह से ख्याल रखे, उसके बारे में भी, क्योंकि पूरा दिन वो अपरेटस धूप में और रात में रहता है, तो वो भी थोड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे मुझे लगता है। तो सबसे पहले आते हैं अपरेटस की तरफ। तो अपरेटस के लिए मेरे ख्याल में आपकी टेक्निकल कमेटी है, जो टेक्निकल कमेटी जहाँ पे भी टूर्नामेंट होने वाली हो, तो उनको अभी तो फिजिकली जाना पॉसिबल नहीं है, पर आजकल इंटरनेट के जरिए आप कोई भी इमेजेस भेज सकते हैं, तो आपके पास क्या अपरेटसेस है, तो ये सब की जानकारी टेक्निकल कमेटी से आप कंफर्म कर सकते हैं। एज इट इज मलखाम की हाइट और उसका विड्थ वगैरह तो स्टैंडर्डाइज्ड है ही, उसके मैट्स कैसे होने चाहिए उसके भी स्टैंडर्डाइजेशन मेरे ख्याल में आना कुछ मुश्किल नहीं है।
तो ये सारी चीजें अगर है तो ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए परमिशन मिलनी चाहिए। और उसके बाद ऑर्गेनाइजर का जो रोल है वो यही है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेश है कंफर्ट ऑफ द प्लेयर्स, फिर उनका सेफ्टी के बारे में जितना हो सकता है उतना ख्याल रखना चाहिए। और जैसे जितना बेस्ट पॉसिबल हो ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसके लिए टाइमिंग जो टूर्नामेंट का हो वो ठीक से अरेंज करे। अगर दोपहर को 2 बजे से 4 बजे तक टूर्नामेंट रखेंगे तो कोई प्रेक्षक आ नहीं सकते। शाम को 6 से 9 बजे तक रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेक्षक आ सकते हैं टूर्नामेंट के लिए, या संडे को रखेंगे पूरा दिन तो उस दिन आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से थोड़ा सोचना चाहिए। और तीसरी बात ये भी है कि जो प्लेयर्स आते हैं उनकी सेफ्टी और पंक्चुअलिटी वगैरह ये चीज़ें तो हमने याद रख मतलब उसके ऊपर बात तो की है, पर खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हम नहीं बोल रहे कि सभी प्लेयर्स को 5 स्टार होटल में रखना चाहिए, ये पॉसिबल भी नहीं है, पर एटलीस्ट वो डिसेंट अरेंजमेंट होनी चाहिए। इतनी तो कम से कम ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है। सही बात बताई दादा। अभी आपने खाने के बारे में, रहने के बारे में टॉपिक छेड़ ही दिया, तो उसको भी अभी हमें अच्छे से बात करेंगे। लेकिन जैसे दादा मुझे एक एग्जांपल देना है कि वॉलीबॉल वर्ल्ड कप देख लो, या वॉलीबॉल या बास्केटबॉल, जहाँ पे कुछ फाउल होता है या ब्रेक होता है, एक 5-6 जन की टोली आती है, पूरा कोर्ट क्लियर करते हैं, जहाँ पे कुछ स्वेट गिरा है कोर्ट क्लियर करके वापस निकल जाते हैं। तो अगर हमारे पास भी ऐसी एक टीम ऑर्गेनाइजर ने ऐसे रखी, फिर वो टेक्निकल कमेटी के अंडर ही रहेंगे, लेकिन कोई खिलाड़ी आता है वो मलखम्ब को इतना राल लगाता है, इतना पाउडर लगाता है जो उसको जरूरत है, नेक्स्ट टीम को उसकी जरूरत है, वो नेक्स्ट टीम डिसाइड करेगी। लेकिन जैसे ऑर्गेनाइजर ने जिस तरह से मलखम्ब प्रेजेंट किया है, रखा है, उसी तरह से 10 टीम के बाद या 5 टीम के बाद जो भी कुछ रूल बने, मलखम्ब को अच्छे से वाइप आउट करना है, क्लीन करना है और एज इट इज मलखम्ब सबके सामने प्रेजेंट रखना है। ये जैसे रोप मलखम्ब प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी है वैसे। हाँ, प्लेयर की है, देखा जाए तो वो हर एक टीम की भी जिम्मेदारी हो सकती है। नहीं, सही बात कि हर एक टीम अगर अपना परफॉर्मेंस करे, जितना चाहिए उतना राड लगा रहे, जितना चाहिए उतना तेल लगा रहे, तो उसके बाद अगली टीम भी तो आने वाली है। yes. तो उनको मलखम्ब को क्लीन करके ही देना चाहिए। तो ये भी दादा आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि अभी आपने लास्ट सेट जैसे होता है, उनका ही कोच या उनका ही कोई बंदा है जो उसको मलखम्ब को वापस एज इट इज क्लीन करे, और उसको कुछ रूल होना चाहिए, पाउडर निकाल दो या एक्स्ट्रा राल निकाल दो। नेक्स्ट टीम प्रैक्टिस के बाद उसको वक्त मिलेगा ग्रिप करने के लिए। मुझे तो लगता है कि सारे टीम्स के लिए कंडीशन सिमिलर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट में होता है, हर एक कोई अपने जैसा पिच तो नहीं बना के लेता है ना, जैसा पिच मिलता है उसी के ऊपर क्रिकेट खेलना पड़ता है उनको। तो उसी प्रकार से जैसे मलखम्ब मिलेगा उसी के ऊपर आपको टूर्नामेंट खेलना है। मलखम्ब का शेप नहीं बदल सकते, लेकिन शेप नहीं पर ग्रिप बदल सकते हैं। रोप मलखम्ब में दादा अभी एरेंडल तेल लगाते हैं, आपको जानकारी के लिए बताता हूँ। अच्छा। एरेंडल तेल और राल इनका मिक्सचर लगाते हैं, तो 5 सेट के बाद वो इतना स्टिकी हो जाता है रोप, बहुत सारे गाँव तो अगले लोगों को तो काम करना मुश्किल है। जहाँ पे तेल ज्यादा नहीं होता है या राल नहीं मिलता है, तो जो गांव के या यहाँ पे कोई खिलाड़ी आते हैं तो उनको बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। बार बार तो रोप चेंज नहीं कर सकते, तो कुछ तो ऐसे रूल आना चाहिए, आइडियल। करेक्ट 10 सेट के बाद रोप तो चेंज कर सकते हैं, मलखम्ब नहीं तो 10 सेट है या 50 सेट है, कुछ भी एक नंबर चॉइस करेंगे और उस हिसाब से करे तो शायद एप्रेटिस भी अच्छे से सबको हेल्प करेगा। थैंक यू दादा। मीर जी, आपके पास आता हूँ। आपके मन में इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहते थे। मैंने तुरंत दादा के पास गया तो उसके बारे में बताया, आप क्या बोल रहे थे? सर, रूल्स और रेगुलेशन के बारे में एक किस्सा बताना था। हमारी इंडिया की जिम्नास्टिक टीम एक इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने के लिए गई थी और उनके ट्रैक सूट पे इंडिया का फ्लैग नहीं था, और ये ऑर्गेनाइजर्स को ध्यान में आया तो हर एक प्लेयर्स के स्कोर में से एक मार्क डिडक्ट किया गया। तो ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए कि जैसे हमने पहले बात हुई थी कि पोडियम में कैसे उनका रहना होना चाहिए, क्या यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि डेफिनेटली कोई गलती ना करे। सर, हमारे रूल्स और रेगुलेशंस बहुत कम है हमारे कोड ऑफ पॉइंट में। अगर जैसे अभी कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन की बात है, तो अगर ओलंपिक कमेटी का
अगर कोई ओलंपिक लेना है तो उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो 70 to 80 पेजेस का है एक गेम के लिए। तो इतने नहीं, बट एटलीस्ट थोड़े बहुत तो रूल्स रेगुलेशंस और एपरेटस के बारे में भी हमारे फेडरेशन में कुछ एडिशंस हमारे कोड में होने चाहिए, ताकि ये सारे प्रॉब्लम्स कम आए। जैसे एपरेटस जो एक सर्टन वुड के ही होने चाहिए, या उसके डायमेंशन उतने ही होने चाहिए, या उसका एज उतना ही होना चाहिए कि जैसे हमने एक कंपटीशन देखा था पुणे में, तो वो पुणे में कंपटीशन में मलखाम टूट गया था, और वो सागर वोलकर करके बहुत अच्छा लड़का है, उसके पैर में लगा था। तो आपको वो किस्सा तो याद होगा। तो ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए कुछ न कुछ ठोस फेडरेशन ने हाथ में लेना चाहिए। मीर जी, आप तो रूल्स के पीछे ही लग गए। रूल्स बदलेंगे, लेकिन ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। मुझे लगता है आपको ही टेक्निकल कमेटी प्रेसिडेंट बना देता हूँ, मेरे हाथ में नहीं, लेकिन तो ये चीज सही मायने में जल्दी जल्दी हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट मैंने भी सुना था, होता है, फ्लूटली होता है, उसके बाद नहीं हुआ। और ट्राई करें कि हर एक कंपटीशन में नए मलखाम ही यूज हो, ताकि वहाँ पे आपके भी एपरेटस नए आ जाते हैं और हमें बेनिफिट मिलता है, और खिलाड़ी को भी एकदम अच्छा तंदुरुस्त मलखाम मिल जाता है। बहुत बहुत अच्छा। आदित्य दादा ने जो टॉपिक छेड़ा था उसी को मैं आपको पूछता हूँ मीर जी की, खिलाड़ी को खाने में कंपटीशन में किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी खाते तो ब्रिंजल, पोटैटो और वटाना ही ज्यादा खाया है, तो वो सब्जी हमें ज्यादा खाने मिलती थी, क्योंकि वो सस्ता भी मिलती थी और ज्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते थे। तो एक्चुअली खिलाड़ी को कंपटीशन के वक्त, और वो बोलते हैं ना कि डाइजेस्ट करने को भी हेवी जाता है, तो खिलाड़ी को खाने में पूरा मेनू मत बताइए, लेकिन किस तरह से खाना होना चाहिए और क्या देना चाहिए, खिलाड़ी की क्या जरूरत है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, वैसे हमारा महाराष्ट्र बहुत डाइवर्स है, वहाँ पे अलग अलग जगह अलग अलग फूड मिलता है, बट बेसिक हमारा जो फूड है वो चपाती या रोटी और एनी वेजिटेबल एंड राइस, ऐसे सिंपल डाइट होना चाहिए जो हम घर पे खाते हैं, और अलग कोई चीज की जरूरत नहीं। जो ज्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़े बहुत फाइबर्स होने चाहिए, सलाद होना चाहिए, दैट्स इट सर, और बेसिक ही होना चाहिए। दैट्स इट, मतलब आपने लिस्ट छोटा बताया, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सलाद का बात किया, और खिलाड़ी को वहाँ अगर पॉसिबल है तो बनाना है या फिर एग्स है, अभी इसके बारे में सबको थोड़ा सा अवेयरनेस हो गया है। हमें इतना नहीं था, हम जब भी खेलते केला ही मालूम था, ज्यादा कुछ पता, लेकिन चिक्की दे सकते हैं जो सस्ता है, जिसमें आपको प्रोटीन और अच्छे से फाइबर्स मिल सकते हैं। फ्रूट्स, कोई भी सीजनिंग फ्रूट्स। मैं कंपटीशन में गया था, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वहाँ का स्पेशलिटी है पकोड़ा, तो वहाँ पे मिर्ची के पकोड़े बच्चों को दिए थे खाने के लिए सुबह ब्रेकफास्ट में, ताकि वो नहीं देना चाहिए। ऐसे मेरा खुद का एज ए कोच पॉइंट ऑफ व्यू से कि मिर्ची, चिली शायद उस पर्टिकुलर स्टेट के खिलाड़ियों को शायद डाइजेस्ट हो सकती है, लेकिन बाकी खिलाड़ी को नहीं। तो जो सबके लिए अच्छा है, उसी को हेल्दी खाना अगर हम लोग कंपटीशन में दे सके, तो आइडियल कंपटीशन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसे हमारा सबका मानना है। थैंक यू मीर जी। मुझे इसी पॉइंट के ऊपर एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना है कि मुझे लगता है कि खाना देने की क्या जरूरत है ऑर्गेनाइजर्स को। क्या जब क्रिकेट की मैच चलती है या फिर कोई टेनिस की टूर्नामेंट चलती है, तो प्लेयर्स के लिए मेरे ख्याल में कुछ खाने की व्यवस्था नहीं की जाती है, टूर्नामेंट का सपोर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे केले रख सकते हैं, आप वहाँ पे कुछ संतरे रख सकते हैं, ग्लूकॉन डी पाउडर रख सकते हैं, जो प्लेयर्स को उस टूर्नामेंट के लिए जरूरी हो, समझे आप। खाने की, ब्रेकफास्ट करने की या डिनर करने की जिम्मेदारी अपने अपने टीम की होनी चाहिए। यस, ऑर्गेनाइजर्स कैन हेल्प देम टू फाइंड द नियरेस्ट प्लेस, या फिर अच्छी जगह पे जहाँ पे होटल्स हो उनके साथ टाई अप करके दे सकते हैं, पर खाना पूरा का पूरा प्रोवाइड करना और उसका पूरा खर्चा उठाना ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। हर एक टीम अपना अपना खाने का अगर जिम्मेदारी उठाएंगे तो ऑर्गेनाइजर्स के लिए काफी हद तक पैसा उनका बचेगा,
और ये टूर्नामेंट्स अरेंज करने के लिए इजी जाएगा। दादा आपके विचार तो अच्छे हैं, लेकिन यस आगे जाके हम लोग आइडियल कंपटीशन के बारे में अगर सोच रहे और हम लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मलखम्ब को देखना चाहते हैं, तो यस ये चीज मैं भी आपके साथ सहमत हूँ कि उस ऑर्गेनाइजर को पता है कि मेरे खिलाड़ी को अभी मुझे डाल राइस ही देना है, तो वो आपको मुझे क्या लगता है, सॉरी Yes, yes, इंटरप्ट, please, मुझे please. ये लगता है कि आपको एक तो आपके टूर्नामेंट का टाइमिंग फिक्स नहीं है, आपके प्लेयर्स को ये पता नहीं है कि सुबह होने वाला है, शाम को होने वाला है, कि रात को होने वाला है टूर्नामेंट, तो फिर आपको वहाँ पे ब्रेकफास्ट की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, आपको उनको लंच देना पड़ता है, डिनर देना पड़ता है। अगर आप आपका शेड्यूल फिक्स्ड रखेंगे, प्लेयर्स को भी आइडिया है कि ग्राउंड पे कितने बजे पहुंचना है और खाना कितने बजे खाना है, तो वो जिम्मेदारी अपने अपने टीम के ऊपर आप छोड़ सकते हैं। आप उनको कोई होटल्स के साथ टाइप्स करके दे सकते हैं कि जहाँ पे उनको कंसेशन में खाना मिले, और हर एक टीम अपने खाने की जिम्मेदारी अगर खुद उठा सकती है, तो ये सारा खर्चा जो ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर आता है, और ऑर्गेनाइजर्स को भी इतना स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है। ऐसे नहीं है कि लोग आके मलखम्ब का टूर्नामेंट है तो 4 लाख दिए, 5 लाख रुपए दिए, ऐसे नहीं होता है। और छोटी छोटी जगह पे तो टूर्नामेंट अरेंज करना विदाउट स्पॉन्सरशिप, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल चीज है। और फिर आप बाकी लोग जो आते बाहर गांव से, वो बोलते हैं क्या ये टूर्नामेंट में खाना बहुत बेकार था, यहाँ पे ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, ये भी कोई बात सही नहीं है। सही बात है दादा। यस मीर जी, आपको भी कुछ आपके कुछ विचार रखने हैं अभी? सर ये विचार सबने बहुत अच्छे रखे, लेकिन इसमें प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। जैसे हमारे रूरल एरियाज में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पे अगर चलो सीनियर मान ले, बड़े प्लेयर्स, बड़े एज ग्रुप वाले प्लेयर्स बाहर जाके खा सकते हैं, बट छोटे बच्चों को हमें उतने ही एरिया में, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन में हमें उनको रहना पड़ता है। वो टीम्स को वहाँ तक ले जाना ही एक बड़ी बात होती है कोचेस के लिए। तो अगर फूड उनको वहाँ पे ही मिले तो वो बहुत इजीली पॉसिबल होता है उनके लिए। फूड उनको मिले पर उनके पैसे अगर उनको खुद देने पड़े तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अभी दोनों की बात मैं रखता हूँ, दोनों के विचार सही है, मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मलखम्ब कट्टा का सेशन ही ऐसे कि हम अपने विचार रखें, लोगों को क्या करना है, लोगों को क्या विचार अच्छे लगते हैं वो बाकी लोग डिसाइड करें। लेकिन मिहिर जिस तरह से बता रहा है कि ऑर्गेनाइजर को हेल्दी फूड दे, सलाद दे, और जो खिलाड़ी को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा आसानी, ऐसा फूड अगर प्रोवाइड करे ताकि उनके बजट में बैठे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और आदित्य दादा के थॉट्स बहुत अलग है, वो मलखम्ब को कुछ अलग विजन से देखना चाहता है कि मेरी टीम है, मैं पार्लेश्वर व्यायामशाला का कोच हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खिलाड़ी को मेरे पैसे से लेके जाऊं और मेरे पैसे से खिला के लेके आऊं। आगे जाके भले ही मिहिर बोल रहा है कि छोटे बच्चों का क्या, तो सब कंपटीशन में ये रूल अप्लाई मत करो ना। बड़े एज ग्रुप है या ओपन कैटेगरी के है या कुछ ऐसे टूर्नामेंट है जो इनविटेशन है, जहाँ पे कैश प्राइज समझो कि फर्स्ट कैश प्राइज है 5 लाख, सेकेंड प्राइज है 3 लाख, 2 लाख, हाँ 10,000 रुपए एंट्री फीस है, तो तुम लोग रहो। स्पॉन्सरशिप मैं भी लेके जा सकता हूँ, मैं भी मेरे अध्यक्ष को बोल सकता हूँ कि हमें इतना खर्चा है, हम लोग जीत के आते हैं। अगर उस लेवल पे मलखम्ब देखने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है ये सब चीज क्योंकि बदलनी है आगे जाके। सब बोले हाँ ये मलखम्ब कट्टा में टॉपिक आया था, अभी हम लोग हमारे खर्चे से खा रहे हैं, हम हमें जो अच्छा लगता है खाए, मुझे अभी बीन्स नहीं खानी है, मुझे वो डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट है, कोचेस को पता है कल परफॉर्मेंस है, मुझे आज कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा प्रोटीन ज्यादा देना है, और खाने में ऑर्गेनाइजर सबको वो नहीं दे सकता है। मलखम्ब खेल आगे लेके जाने के लिए हमें सोच बदलनी पड़ेगी, ऐसे मुझे लगता है। मैं दोनों के विचार को रिस्पेक्ट देता हूँ। आगे जाके खेल बदलने वाला है और हमें विचार बदलने की जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है। सब कंपटीशन में नहीं, लेकिन कोई कंपटीशन में तो जरूर कर सकते हैं, और मैं तो रेडी हूँ ये करने के लिए। आगे जाके अगर आदित्य दादा ऑर्गेनाइज करेगा, दादा मैं आके मेरी टीम को खुद संभालूंगा। दादा आपके पास ही आता हूँ। मुझे लगता है कि टाइमिंग्स अपने टूर्नामेंट्स के भी ऐसे ही रखने चाहिए, जैसे सुबह 8 से लेके 11 बजे तक या 12 से लेके 4 बजे तक कुछ भी नहीं रखिए। 4 बजे शाम को टूर्नामेंट शुरू कर दीजिए, 8 बजे खत्म कर दीजिए, जहाँ पे लोगों को जाके खाना है वहाँ पे खाएंगे। सही बात है दादा, मैं इसी विचार पे आने वाला था, क्योंकि फोन पे बात करते वक्त हमारी बात हुई थी और आपने बताया था कि सुबह जल्दी स्पर्धा चालू करो, 10-11 बजे खत्म करो, आफ्टरनून का टाइम है तो बच्चे रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, डबल एनर्जी के साथ आएंगे, रात को भी जल्दी सोएंगे
और लोगों को घूमने वक्त मिलेगा थोड़ा सा। अगर मेरी स्पर्धा हो जाती है या मुझे शाम को ही खेलना है तो सुबह का वक्त है, मुंबई में स्पर्धा है तो थोड़ा सा देख लेंगे, तो वो भी थोड़ा सा खिलाड़ी को वो बेनिफिट देना चाहिए। अगर एक दिन रुक के घूमते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन शायद ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जरा आप ही के पास वापिस आता हूँ। मुझे आपको प्रश्न इस तरह से पूछना है कि जैसे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है या हॉकी होता है या ओलंपिक में क्वालिफाई एक लाइन होती है, क्वालिफिकेशन होता है कि वो अगर वो क्वालिफाई होता है तभी उस कंपटीशन में जाके खेल सकता है। तो खेल का दर्जा या खेल का लेवल बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ क्वालिफाई लाइन क्वालिफिकेशन अगर शुरू करे, जैसे कि डीएसओ कंपटीशन में ऐसे होता है कि पहले तालुका लेवल का होता है, फिर जोनल लेवल का होता है, फिर स्टेट्स होता है और फिर नेशनल, ताकि खिलाड़ी जो जाए वो अच्छे लेवल के खिलाड़ी नेशनल लेवल पे जाए। तो अगर नेशनल कंपटीशन के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो जोन वाइज अगर हम लोग कुछ क्वालिफिकेशन रखें कि यहाँ से सिर्फ नेशनल में 10 ही टीम जाएंगे या 15 टीम ही जाएंगे, और उससे पहले कुछ क्वालिफिकेशन होगा जिनका पर्टिकुलर परफॉर्मेंस लेवल का, तो ऐसे कुछ विचार मेरे मन में आए थे। तो ऐसे कुछ कर सकते हैं या इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अल्टीमेटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से ताल्लुक रखता है और उनके अंडर एजिस ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एफिलिएशन उनके साथ होता है। तो उनके जो रूल्स है वही ये टूर्नामेंट्स में लगेंगे। पर अगर आपको कोई इनविटेशनल टूर्नामेंट अरेंज करनी हो जो काफी प्रेस्टिजियस हो, जैसे आप अरेंज करते हैं, तो आप आपके टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग राउंड जरूर रख ही सकते हैं कि जहाँ पे सिर्फ टॉप प्लेयर्स आपको चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे मलखाम का शोकेस करना टैलेंट क्या है, तो वो ये इनविटेशनल टूर्नामेंट में शायद इजीली पॉसिबल हो। दादा हम लोग हमारे यहाँ पे तो वो करते हैं, या मुंबई मेहर कप होता था ऑल इंडिया लेवल पे, वहाँ पे भी वो होता है कि पता है कि महाराष्ट्र के बाहर यही टीम अच्छे खेल रहे हैं फिलहाल, तो इनविटेशन से ही आएंगे। तो लेकिन मेरा यही है कि आगे जाके खेल अच्छा प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मीडिया अट्रैक्ट कंटिन्यू हमारे पास होगी तो उसके लिए वहाँ पे जो खेलने वाले खिलाड़ी है उनकी लेवल भी उसी लेवल की अगर होती है, भले ही थोड़े कंपटीशन से शुरुआत करें, लेकिन शायद ये भी एक आइडियल कंपटीशन के लिए एक अच्छा विचार है। आप मेरे बात से सहमत है आदित्य दादा? जी, मुझे क्या लगता है कि जैसे अभी आप अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को देखेंगे, अगर विंबलडन को देखेंगे, तो सिर्फ टॉप के कुछ प्लेयर्स ही उसमें पार्ट ले सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ओलंपिक्स में भी कोई भी जाके खेल सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो पर उसको वो हर्डल क्रॉस करके आना होता है कि स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, देन इंटरनेशनल लेवल, एंड देन ओनली ही इज अलाउड टू टेक पार्ट इन अ पर्टिकुलर टूर्नामेंट। तो मुझे लगता है जब तक हम नेशनल चैंपियनशिप्स और स्टेट चैंपियनशिप्स के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होना ये हमारी शायद जिम्मेदारी है, ताकि हमारा खेल ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर हो। पर जब लोगों के सामने टॉप ऑफ द लाइन मलखाम क्या होता है वो प्रेजेंट करने की बात आती है, तब ये टूर्नामेंट जैसे इनविटेशनल टूर्नामेंट हो, तो उसमें ये सब आप कर सकते हैं कि जहाँ पे सिर्फ टॉप के 10 प्लेयर्स या टॉप के 15 प्लेयर्स हो, या शायद आप कोई रैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करे, या उसमें पहले 15 रैंक वाले प्लेयर्स को ही खेलने को मिलेगा। तो शायद वो टूर्नामेंट काफ़ी प्रेस्टिजियस सभी प्लेयर्स के लिए रहेगा, क्योंकि हर एक खिलाड़ी का सपना रहेगा कि मैं ये टूर्नामेंट जाके खेलूँ और जीतूँ। तो वो फेडरेशन के साथ तो नहीं रहेगा, पर आई थिंक इनविटेशनल टूर्नामेंट में तो ये कर ही सकते हैं। राइट दादा, और ये करके देखेंगे हम लोग, तभी पता चलेगा कि इसके हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और जैसे आपने रैंकिंग कंपटीशन के बारे में बताया, वो भी आगे अगर शुरुआत होती है तो शायद खिलाड़ी भी उसमें और जोर से प्रैक्टिस करेगा कि मैं हर वक्त नंबर 1 पे कैसे टिका रहूं या नंबर 1 पे कैसे जाऊं। जैसे जी करेक्ट, जैसे आपने बताया, वैसे मेरे ख्याल में जब मैं खेलता था तो स्टेट नेशनल टूर्नामेंट जीतना ये हर एक खिलाड़ी का सपना होता ही था, पर सबसे अहमियत होती थी मेयर्स ट्रॉफी जीतने की। जो कोई मेयर्स ट्रॉफी जीतेगा वही सबसे अच्छा प्लेयर है, ऐसे समझा जाता था हमारे बारे में। अभी भी वही है दादा। तो सभी लोगों को करेक्ट एग्जैक्टली तो उसमें मजा तो उसका जो प्रेस्टीज है ना वो टूर्नामेंट का, करेक्ट वो टूर्नामेंट का जो प्रेस्टीज है, वो टूर्नामेंट का प्रेस्टीज अपने आप बढ़ता है जब ज्यादा से ज्यादा टॉप प्लेयर्स उसमें खेलने को आते हैं। और वो प्रेजेंटेबल भी होता है काफी अच्छे से, और ऑर्गेनाइजेशन को भी इजी जाता है, क्योंकि सिर्फ टॉप प्लेयर्स ही आ रहे हैं तो आपके नंबर्स कम रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली होता है। राइट, थैंक यू दादा। राइट,
यही विचार मुझे रखना था कि क्या कर सकते हैं। अलग सोचेंगे तो कुछ अलग करने की हमें इच्छा होगी। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में सफल नहीं हुआ है। और मेरे सर बोलते थे कि महेश सर, अगर तू फेल हुआ है मतलब तूने कुछ नया करने की कोशिश की है। फेल हुआ है कि पास हुआ है, सक्सेस आगे पीछे आने ही वाला है। मीर जी, आपके पास आता हूँ। मलखाम कंपटीशन खिलाड़ी केंद्रीय होना चाहिए, सब अच्छा है, लेकिन खिलाड़ी के भविष्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो खिलाड़ी को ऐसे कुछ राइट्स फिलहाल है नहीं। लेकिन अगर कोई अच्छी कुछ क्लाइमेट अच्छा नहीं है, या हम लोग यूनिवर्सिटी खेलते थे अभी सब, पंजाब यूनिवर्सिटी अमृतसर वहां पे जाते थे, तो वहां पे बहुत ठंड होती थी। तो लेकिन ठंडी में भी हमें करना है। तो अगर खिलाड़ी उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में कंफर्टेबल नहीं है या उसको कुछ दिक्कतें आ रही है, तो ऑब्जेक्शन लेने की उसे देना चाहिए। जैसे कि क्रिकेट में बैड लाइट होता है, तो बैड लाइट होने के बाद वो अपील करता है, दिस इज बैड लाइट। तो वो एक मशीन लेके आते थे, वो चेक करते थे, बैड लाइट है, यस। तो ये खिलाड़ी के बारे में खिलाड़ी खुद अभी वो मुद्दा नहीं उठा सकता है, तो वो देना चाहिए क्या? ऐसे कुछ होना चाहिए खिलाड़ी के भविष्य के लिए? डेफिनेटली होना चाहिए सर। हर एक गेम में वैसे रूल्स है। अगर एक क्लाइमेटिक कंडीशन अगर हम सोचे तो कौन से डिग्री तक हम मलखाम कर सकते हैं, आदित्य दादा डॉक्टर है, वो अच्छे से बता सकता है इसके बारे में। तो आई थिंक 28 डिग्री के नीचे या 25 डिग्री के नीचे टेम्परेचर नहीं होना, ताकि आप ज्यादा ठंडी में भी नहीं कर सकते और ज्यादा गर्मी में भी नहीं कर सकते। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वापस वही पे आते हैं कि हमारे फेडरेशन को ही इसके बारे में स्ट्रिक्ट रूल बनाने होंगे, तो ही वो पॉसिबल होगा। अगर हम, जैसे आपने कहा, हम पंजाब में कंपटीशन के लिए गए थे, वहां पे बहुत ठंड था, तो अगर हम तमिलनाडु में जाएंगे और उधर डेली दिन में कंपटीशन है, आउटडोर है, तो वहां पे आपको बहुत सारा स्वेट आएगा और आप उतने अच्छे से आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजों पे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स डेफिनेटली होने चाहिए सर। गणेश सर, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। लेकिन हर आप क्वेश्चन में रूल्स में मत जाइए सर, मुझे मलखा पेटे में बहुत दिक्कत हो जाती है फिर बात संभालने के लिए। लेकिन यस सर, और ये सर मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये सही बता रहे होने चाहिए। लेकिन अभी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग सजेशन इस माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो चीज बदलनी चाहिए वो बदलनी चाहिए। रूल्स बिल्कुल चेंज होंगे। लेकिन मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मैं अभी आदित्य दादा को ये प्रश्न पूछूंगा कि मलखाम खेल में ये दिक्कतें आती है क्योंकि मलखाम खेल आउटडोर खिलाया जाता है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग। अगर वो उसको इंडोर में लेके आते हैं, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर एक फिक्स होगा और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में, तो स्टूडेंट का कभी ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। तो आपका क्या राय है आदित्य दादा कि मलखाम खेल इंडोर ही होगा लाइफ लॉन्ग? तो इंडोर होना तो बहुत अच्छी बात है, पर इंडोर भी प्रैक्टिकलिटी देखना चाहिए। आउटडोर भी हमारा गेम ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इंडोर ही खेल सकते हैं। आई थिंक अभी तक तो वो स्टेज हम पहुंचे ही नहीं है कि सिर्फ इंडोर ही गेम खेलें। काफी जगह पे फिर टूर्नामेंट ले ही नहीं पाएंगे आप। और मेरे ख्याल में सभी कंडीशंस में टूर्नामेंट्स होनी चाहिए। जैसे तमिलनाडु में थोड़ा सा ह्यूमिडिटी लेवल हाई रहेगा, राजस्थान में शायद गर्मी ज़्यादा रहेगी, कश्मीर में ठंडी ज़्यादा रहेगी। तो हर एक एरिया में तो अलग अलग जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस रहेंगे ही। इफ द गेम इज प्लेड आउटडोर्स, यस इट शुड बी एटलीस्ट वुमेन, ताकि प्लेयर्स को कंफर्टेबली उसमें पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। ऐसे तो टेम्परेचर्स होने ही चाहिए और कंडीशंस भी होने चाहिए। राइट दादा, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा लेट तक कंपटीशन चले तो खिलाड़ी को इतना बोलो कि बाबा अभी बहुत लेट हुआ है, तो ऑब्वियसली अभी होगा नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजर, फेडरेशन और सब लोग हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि कंपटीशन जल्दी से जल्दी खत्म हो। नहीं हुई तो दूसरे दिन उसको करवाते हैं। लेकिन आगे जाके कभी गलती से ऐसे होता है तो खिलाड़ी को वो राइट्स देना चाहिए कि अगर उसको कंफर्टेबल नहीं है और बहुत ही लेट हो रहा है तो शायद
उसको बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि खिलाड़ी के भविष्य के लिए ही कंपटीशन होती है। अगला प्रश्न मैं मीर जी आपको पूछता हूँ कि कंपटीशन 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है, डिपेंड कंपटीशन की लेवल क्या है। इनविटेशन कंपटीशन कोई कोई 1 दिन में भी खत्म होता है, लेकिन अगर हम लोग स्टेट नेशनल लेवल की अगर बात करते हैं तो खिलाड़ी वहाँ पे 24 घंटे वहाँ पे रहते हैं। तो उस 24 घंटे के लिए क्या प्लान होना चाहिए आपके मन में है कि किस तरह से कंपटीशन प्लान करने की जरूरत है एक आइडियल कंपटीशन के हिसाब से, इसके बारे में बताएंगे? सर, अगर आइडियल कंपटीशन हमें लेना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का प्लान होना चाहिए या 3 दिन का। प्लेयर्स 1 दिन पहले कंपटीशन के लिए आए, दूसरे दिन उसका पोडियम ट्रेनिंग हो, ताकि वो इन्वायरमेंट में सेट हो सके। जैसे हमारा अभी बात हुआ कि कश्मीर में या राजस्थान में है, तो वो इन्वायरमेंट में उसको सेट होने के लिए टाइम लगता है, और उसके बाद नेक्स्ट डे में उसका कंपटीशन हो ताकि वो कंफर्टेबली वो खेल सके। उसमें भी उसका डिपार्चर, उसकी रहने की सुविधा, उसका रहने की सुविधा से कंपटीशन का डिस्टेंस, उसका ट्रांसपोर्टेशन, फूड, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे कंपटीशन का एटमॉस्फेयर, कि कौन से एटमॉस्फेयर में हम लोग कंपटीशन खेल रहे हैं, तो ये सारी चीजें अगर वेल प्लान हो तो डेफिनेटली वो आइडियल कंपटीशन हो सकता है सर। बट जैसे अभी हमारी बात हुई थी, सर ने बोला कि सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, रैंकिंग होना चाहिए, तो हमारे जो स्टेट कॉम्पिटिशन्स है, जो स्टेट चैंपियनशिप्स होते हैं सर, उसमें काफी नंबर्स आते हैं और वो नंबर्स रिक्वायर्ड है। तो जितने ज्यादा नंबर्स से बच्चे आएंगे उतना वो स्पोर्ट्स बढ़ेगा। लेकिन अगर नेशनल कंपटीशन की बात करें तो उसमें भी उतने ही नंबर्स आते हैं, बट उसमें क्वालिफाई राउंड होता है। जैसे हमारे पास एप्रेडा चैंपियनशिप होता है, ऑल अराउंड होता है। तो अगर हम प्रेजेंट करना है हमें, तो ये एप्रेडा चैंपियनशिप और ऑल अराउंड, ये 2 चीज हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ये 2 बातें मुझे कहनी थी पीछे के पॉइंट में। और 24 आवर प्लान के बारे में अगर हम बात करें तो जब प्लेयर हमारे पास आते हैं तो जनरली उनका मेंटेलिटी कैसा होता है। जैसे अभी एक मैं एग्जांपल दूंगा, अभी ये पैंडेमिक में भी टोक्यो ओलंपिक हुआ, तो टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया था सारे प्लेयर्स के लिए, ताकि मेंटली और फिजिकली प्लेयर्स वो कंपटीशन में पार्ट ले और वो एंजॉय कर सके। क्योंकि अभी क्लाइमेटिक कंडीशंस और जो अभी कोरोना का ये सारी चीजें चल रही है, तो बहुत सारे प्लेयर्स भी मेंटली उतने फिट नहीं है। तो ये सारी चीजों की हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है सर। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छा कंपटीशन हमें ऑर्गेनाइज करना है तो ये सारे फैसिलिटीज वहाँ पे होने चाहिए। राइट सर। और आपने 24 आवर्स नहीं, इट्स मोर देन 3 डेज, उतना तो प्लान होना चाहिए। मतलब आपने बहुत क्लियर बताया कि 3 दिन के इसमें उसको 1 दिन पहले रिपोर्टिंग है, दूसरे दिन उसको एरिना प्रैक्टिस देने की जरूरत है, ताकि वो क्लाइमेटिकल हो या उसके वहाँ का फूड हो, वहाँ से वो मिलजुल जाए, और तीसरे दिन या दूसरे दिन शाम के बाद उसकी कंपटीशन हो। और आपने अच्छे बताया, बहुत बहुत धन्यवाद मीर जी। मैं आदित्य दादा के साथ एक बात कर रहा था कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो अभी मीर से बात करते करते एक बात मन में आई कि हमारा खेल टीम चैंपियनशिप भी बिलोंग करता है और इंडिविजुअल भी है। अगर समझो कि मैं पालेश्वर यामशाला से हूँ और मेरी टीम अगर क्वालिफाई नहीं होती है, लेकिन मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं शायद वहां पे जाके रोप मलखाम या पोल मलखाम में प्राइज ले सकता हूँ, तो शायद ये हमारे खेल के लिए अभी मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी का नुकसान हो सकता है। दादा आपके पास आता हूँ, आदित्य दादा, आपके मन में कुछ ऐसे प्लान के बारे में कुछ बता सकते हैं कि कंपटीशन प्लान? मुझे लगता है कि मलखाम का जो भी रूल्स पहले से बने हैं, मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया मेरे ख्याल में 1980 के आसपास जब बनी, और तब से ये जो नए रूल्स बने, द बेसिस वाज बेसिकली ऑल दीज रूल्स हैव बीन डिवाइज्ड फ्रॉम जिम्नास्टिक्स। तो जिम्नास्टिक्स हमारे सामने एक काफ़ी इजी एग्जाम्पल है जो हम
कॉपी बोल सकते हैं आप, या जो भी बोले आप उसका आदर्श रख के उसके पीछे जा सकते हैं अपने बड़े भाई को समझ के. जिम्नास्टिक्स इज ऑलवेज लाइक अ बिगर ब्रदर ऑफ मलखम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इट कम्स टू फॉलोइंग रूल्स और मेकिंग आवर गेम एज पॉपुलर. तो अगर हमको कोई आदर्श रखने चाहिए तो हमें मेरे ख्याल में जिम्नास्टिक्स का आदर्श रखना चाहिए. जिम्नास्टिक्स सारी दुनिया में पॉपुलर हुआ है और उसी के उसको सिमिलर उसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो मलखम का मॉडल है शायद उसी के ऊपर हम कोशिश करके वहां तक लेके जाना चाहिए. यस दादा, आप बराबर बोल रहे हैं, क्योंकि पहले जिम्नास्टिक में कंपलसरी थे, मलखम में भी आए. जिम्नास्टिक के कंपलसरी निकल गए, भले देर से निकले लेकिन मलखम से भी कंपलसरी निकल गए. अभी धीरे धीरे अगर हमें मलखम खेल को आगे लेके जाना है तो ऐसे जिम्नास्टिक है, ऐसे खेलों के अध्ययन की जरूरत है. मीर से बात करते करते मीर ने बताया था कि जिम्नास्टिक में रूल्स में लिखा है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, उनके रूल्स में ही है कि हॉल टेम्परेचर क्या है. तो इतने डिटेल में अगर जिम्नास्टिक चला गया है तो धीरे धीरे हमारा खेल भी उस लेवल पे लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए. और आपने बहुत ही आसान ने बताया, लेकिन हमें ही काम बढ़ा दिया कि आप स्टडीज करो, जिम्नास्टिक को स्टडीज करो, दूसरे खेलों का स्टडीज करो, ताकि खेल आगे जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद दादा. मैं आज के जो प्रश्न जो हमें रखने थे वो मैं हमें यहाँ पे रखने की कोशिश की है. और भी बहुत सारे मन में विचार अभी आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वो नहीं लेके आता हूँ. आगे जाके वापिस आदित्य दादा, मीर को बुला के और कोई गेस्ट को बुला के उनके विचार, क्योंकि आइडियलिटी ये आज जो आइडियल है वो कल नहीं होगा, वो चेंज होते रहेगा, अपग्रेडेशन होता है. जैसे मोबाइल बदलते रहते हैं, लैपटॉप बदलते रहते हैं, वैसे कंपटीशन की भी आइडियलिटी चेंज होगी. जैसे हम लोग इंडोर आउटडोर के बारे में बात कर रहे हैं, कल जाके होगा कि नहीं मलखम ये बेसमेंट में ही होना चाहिए या फर्स्ट फ्लोर पे ही होना चाहिए. और उसके बहुत सारे रूल्स आना चाहिए ताकि खेल आगे जाएगा. आखिर में मैं सभी जो अतिथिगण हैं उनसे बात करता हूं कि आज का सेशन आपको कैसे लगा, इसके बारे में आपके विचार रखिए. और आज मेरे से कुछ प्रश्न पूछना मैं भूल गया या आपके मन में ये पूरे सेशन के वक्त में कुछ थॉट्स आए तो वो आप रखने की मैं आपको गुजारिश करता हूँ. आदित्य दादा. थैंक यू गणेश, आपने मुझे मौका दिया आपके साथ बात करने का और सारे हमारे मलखम लवर्स के साथ ये बात हमारी जो आज हुई वो वहाँ तक पहुँचेगी. और हो सकता है कि हमने जो भी आज डिस्कशन किया उसमें एक या दो अच्छी चीज़ें निकल के सामने आएंगी और वो शायद अगले टूर्नामेंट में हमें देखने को मिलेगी. यस दादा, जाते जाते अभी पिछले बार आप जब भी कोरोना शुरुआत हुई थी तभी आप एक ऑनलाइन पे आके कोरोना पैंडेमिक में कैसे कंपटीशन होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा बताया था. अभी कोरोना का टॉपिक निकला है तो एक आखिरी सवाल आपको पूछता हूँ कि अभी महाराष्ट्र में पिछले बार हुआ था स्टेट सिलेक्शन, 4 अलग अलग जगह पे एक ही दिन 4 अलग अलग जगह पे 2-2 एज ग्रुप कंपटीशन हुई थी. आज के दिन 8 अलग अलग जगह पे कंपटीशन हो रही है, मतलब एक एज ग्रुप एक ही जगह पे, ताकि संख्या नियंत्रण रहे और हमारा सब जो कंट्रोल में रहे. तो इसके बारे में आपके क्या विचार कोरोना अच्छा, ये मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद बाकी बहुत जगह पे टूर्नामेंट्स हो भी नहीं रहे, बाकी सारे फेडरेशंस के, और हमारा मलखम का टूर्नामेंट हो रहा है. हम सारे लोग मिलके इतना बड़ा एफर्ट ले रहे हैं कि 8 जगह पे अलग अलग टूर्नामेंट्स एक ही दिन पे हो रहे हैं. एक ही शायद मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि बहुत सारी जगहों पे कोचेस 1 या 2 ही रहते हैं एक जिले में, जहाँ पे वो सीनियर से लेके जूनियर तक सिखाते हैं. तो उनकी शायद थोड़ी बहुत मुश्किल होने वाली है इससे. पर ज़रूर ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं स्टेट टीम को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये सारा बड़ा स्टेप लिया है ये टूर्नामेंट कंडक्ट करने का 8 जगहों पे. यस, धन्यवाद दादा. मेरी भी बहुत तकलीफ हो जाती है कि एक साथ 13-13, 14-14 खिलाड़ी अलग अलग दिशा में जाते हैं, लेकिन मैंने उस तरह से उनकी और मेरी मेंटेलिटी बना के रखी है ताकि वो वहाँ पे जाके अकेले खेले. कोई तो स्टेट्स का उस कोच वहाँ पे अपॉइंट होता है, 2 टीम लेके जाता है. बहुत अच्छा लगा दादा आप यहाँ पे आए, आपने कमिटमेंट किया था. इसके बाद भी मलखम कट्टा जब भी बुलाएगा आप जरूर आएंगे.
हाँ जरूर, ऑफ कोर्स आएंगे। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच। मैं बोल रहा था कि काफी मजा आया आपसे बातचीत करके, और बहुत पुराने दिन भी याद आ गए जो काफी ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। जब खेल के मलखम्ब के दिन थे वो हमेशा याद रहते ही है। राइट दादा। और मैं अभी भी मैं स्टार्टिंग में शुरुआत में आपका इंट्रोडक्शन मैंने किया, तभी भी मैंने बोला आप ब्लैक कलर के जांघिया पे जब भी आप सेट करते थे, एम आई राइट? और तभी Yes. वो आपकी छवि मेरे मन में उतरी है। मैं बहुत सारे आपके एलिमेंट कॉपी करने की बहुत कोशिश की। मैं 190 करता था, मैं फ्रंट हाफ टर्न कैच करने की कोशिश की थी, बहुत अलग अलग जगह पे बहुत लगा, मैं नहीं कर पाया। हैंड्स ऑफ फॉर यू। लेकिन ये सब चीज आपने जो मलखम्ब खेल को जो आप दे के गए हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसी, आई नो यू आर वेरी बिजी, आप प्लीज अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा मलखम्ब में कैसे दे सके, भले ऑनलाइन तो ऑनलाइन, लेकिन अगर आप देंगे तो मुझे लगता है कि हमारी जैसी जो युवा पीढ़ी, मैं खुद को युवा में, हमारी जैसी जो युवा पीढ़ी है वो प्रोत्साहित होगी और खेल आगे बढ़ेगा। और यही मलखम्ब कट्टा का हमारा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जरूर जरूर, थैंक यू। थैंक यू। मीर जी आपके पास आता हूँ। मीर, रूल के बारे में बात नहीं करना है, हाँ आज का सेशन कैसे लगा इसके बारे में आप अपने विचार रखिए, और कुछ है मन में तो बेझिझक बोलिए। डेफिनेटली सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। सीनियर आदित्य दादा के साथ आपने मुझे बुलाया। मैं पूरे पैंडेमिक में देख रहा हूँ कि ये मलखम्ब कट्टा आपने जब से चालू किया है, तब से मलखम्ब के लिए प्रचार और प्रबोधन, ये दोनों चीजें आप और आपकी टीम पूरी मेहनत लेके इस पे काम कर रही है। तो पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, और वो ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, ताकि बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। जो डीमोटिवेट हुए थे, उन्होंने वापस अपना पूरा ध्यान मलखम्ब की तरफ लगाया है। तो मैं आपको बधाई देता हूँ और आपसे थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी मेरी बातें रखने की। थैंक यू सर। थैंक यू मत बोलिए, क्योंकि मलखम्ब कट्टा आज 1.5 साल के ऊपर कंटिन्यू रख रहा है, अपनी कमिटमेंट पूरी कर पा रहा है, क्योंकि आप जैसे दोस्त है, आप जैसे सीनियर खिलाड़ी है जो मलखम्ब कट्टा के साथ खड़े हैं। अभी आदित्य दादा ने कमिटमेंट किया, आदित्य दादा के साथ मैं अभी वादा करता हूँ कि और 2 सेशन लेके आऊंगा। एक मेडिकल के ऊपर होगा या कुछ और विषय अभी नहीं बताता हूँ, लेकिन पक्का लेके आऊंगा, क्योंकि आदित्य दादा ने कमिटमेंट किया है। तो मैं छोड़ूंगा नहीं दादा को, क्योंकि उसके पास जितना नॉलेज है, मुझे पता है कि मैं बहुत सारी चीज लेके, मैं पूरा साल आदित्य दादा को लेके मलखम्ब कट्टा करवा सकता हूँ, इतना दादा के पास क्वालिटी है। तो आप जैसे जो दोस्त है, आप जैसे जो लोग हैं, वो अगर आके यहाँ पे दिल खोल के बात करेंगे ना, तभी मलखम्ब कट्टा बढ़ने वाला है, उससे ज्यादा मलखम्ब बढ़ने वाला है। अभी आप दोनों के विचार अलग थे, दादा कुछ अलग बोल रहा है, आप कुछ अलग बोल रहे हैं, दिल खोल के बोल रहे हैं। आज यही विचार की बात अगर हम लोग सबके सामने रखेंगे, तभी मलखम्ब खेल खुलने वाला है, बगीचे जैसा, और बड़ा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद मीर जी, आप आए अपना समय देके और आपने अपने कमिटमेंट में रखा। मुझे पता था आप गांव में थे, मलखम्ब कट्टा के लिए भाग भाग के आए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आपके साथ भी अच्छे सेशंस करेंगे, ये मलखम्ब कट्टा का वादा है आपके साथ। यहाँ पे मलखम्ब कट्टा के सेशन में समाप्त करता हूँ, और आए हुए दोनों गेस्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आगे आने वाले सेशन के लिए मैं अभी से आमंत्रित करता हूँ, और जल्दी से जल्दी इन दोनों के साथ वापस कुछ नया कुछ करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। मलखम्ब कट्टा के इस सेशन के लिए हमारे जो अध्यक्ष पराग जी अलोनी, जो किले पार्ले के MLA है, मेरे गुरु महेश अटाले सर, उनके विचार से ये मलखम्ब कट्टा आज बना हुआ है और बढ़ रहा है। मेरी पूरी मलखम्ब कट्टा की टेक्निकल टीम, इन सभी का मैं धन्यवाद देके आज मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद।